हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल आरके मैथ सॉल्यूशन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर केसी जिन्ना 8 क्लास का चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है आलेखों से परिचय, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो इसमें जो भी इंट्रोडक्शन देखेंगे स्पेशलिस्ट इंट्रोडक्शन का ही वीडियो है, और ऐसा इंट्रोडक्शन शायद आपको कोचिंग में भी बताया नहीं जाता होगा और शायद यूट्यूब पे भी ना मिले। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यही सब जानकर ही हम क्वेश्चन आंसर को अच्छे से बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को परिचय यहाँ पे बोल रहा है इंट्रोडक्शन। तो दैनिक जीवन में ऐसी कई परिस्थितियाँ होती है जब किन्हीं दो चर मानों की सूची बनाने की आवश्यकता होती है। वैसे बहुत सारी, जैसे कि आपका नीचे दिया हुआ है, विभिन्न समय पर किसी मरीज का बुखार यानी तापमान को सूची में नोट करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो चर होता है, एक समय हो गया और एक तापमान हो गया। तो इस तरह के दो चरों को सूची बनाने की आवश्यकता होती है ताकि हमें इसका प्रदर्शन कैसा है, ठीक है, किस समय कितना तापमान था, किस समय क्या था, तो ये सब जो भी इसका रुझान है वो जानने में काफ़ी आसानी होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे विभिन्न समय पर किसी वस्तु का वेग यानी समय, विभिन्न समय पर किसी का वस्तु का जो गति होता है, वेग होता है, विभिन्न ताप पर गैस का आयतन, उसी प्रकार दाब पर गैस का आयतन, विभिन्न दाब पर गैस का आयतन, और इसमें क्रिकेट खेल में विभिन्न ओवर में बनाए गए रनों की संख्या। ठीक है, तो ये सब दो चर है, इसको जो भी डाटा है उसको सूची बनाने की आवश्यकता होती है ताकि इसका निर्णय लेना, इससे जो भी रुझान निकलेगा उसको समझने में काफ़ी आसान होता है। आंकड़ों से बनाए गए उपयुक्त सूची यदि आलेख द्वारा निरूपित हो, ठीक है, आलेख द्वारा निरूपित अगर होगा तो एक ही झलक में स्पष्ट एवं शीघ्र ही चर की स्थिति की जानकारी की जा सकती है। ठीक है, एक झलक में हम लोग बता सकते हैं किस समय कितना टेम्परेचर था या फिर किस समय क्या था। ठीक है, आंकड़ों का रुझान जानने या तुलना करने के लिए आलेख बहुत ही उपयुक्त होता है। इस प्रकार का आलेख हम अक्सर पुस्तकों में, समाचार पत्रों में, मैगजीन में, दूरदर्शन आदि में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो हम लोग जानेंगे ये पूर्व कक्षाओं में खींचे गए कुछ विशेष आलेखों का पुनर्वलोकन करेंगे। जैसे कि आपका पहला में है दंड आलेख। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर जो था उसमें हम लोग ये सब जानना है, मतलब यही सब जानना है जो कि हमारे जो चैनल पे उसका वीडियो बन चुका है। ठीक है, तो वैसे जो भी हमारे पास जो भी वीडियो है, जो भी इस चैनल पे वीडियो है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, और साथ ही में टेलीग्राम का भी लिंक नीचे दिया होगा। आप ज्वाइन कर ले ताकि पीडीएफ को आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर पाएँ। दंड आलेख, तो बेसिकली ये एक दंड आलेख विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने के काम आता है। इसमें दो या अधिक समांतर व ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दंड या फिर आयत होते हैं, यानी कि इस प्रकार से हम लोग खींच सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी खींच सकते हैं, ऐसे भी हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी खींच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे में एग्जांपल है दंड आलेख का, तो यहाँ पे कुछ संख्या है, जनसंख्या इधर लाखों में, इधर नगर है। जैसे बंगलौर की जो जनसंख्या है वहाँ पे 30 लाख है, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से दर्शाया गया। मुंबई का 80 से ऊपर है, तो यहाँ पे 80 से ऊपर दर्शाया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये दंड आलेख हुआ। तो इससे देखिए कितना आसानी से हम बता पाएंगे। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा किस नगर की जनसंख्या, तो हम लोग आसानी से यहाँ पे एक ही झलक में बता पाएंगे कि ये सबसे ऊंचा दिख रहा है और ये कलकत्ता का है। कितना है तो ये भी बता देंगे, 90 से ऊपर होगा। ठीक है, 92 लाख शायद होगा। ठीक है, सबसे कम तो आसानी से बता पाएंगे। उसी प्रकार दंड आलेख है, तो ये होता है एक दोहरा दंड आलेख, जिसमें दो डाटा को इसमें तुलना किया जाता है। ठीक है, दोहरा दंड आलेख में दोहरे दंड आलेख भी होते हैं। दोहरे दंड आलेख से दो आंकड़ों की तुलना की जाती है। उदाहरण में यहाँ पे विभिन्न वर्षों का भारत के आयात निर्यात के आंकड़ों का दंड आलेख है। ठीक है, विभिन्न वर्षों में, जैसे कि आयात कितना हुआ और उसी वर्ष में निर्यात कितना हुआ, तो यहाँ पे दो आपका डाटा है उसको इसमें तुलना किया जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए और समझिए, यहाँ पे 1982 से 83 में आयात इतना हुआ 14 करोड़ रुपये, यहाँ पे है ना, आयात निर्यात 1000 करोड़ रुपया में है, और जो निर्यात हुआ वो इतना हुआ। ठीक है, तो एक ही डबल जो होता है आपका ग्राफ, जो दोहरा दंड आलेख होता है, उसमें दो निर्णयों को
तुलना किया जाता है। जैसे कि ये तो आपका आयात निर्यात का है, ठीक है। इस 1983 से 84, 1984 से 85, 1985 से 86 में कितना आयात हुआ और कितना निर्यात हुआ। कोई भी सामान हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे रुपयों में दिया हुआ है, इतना रुपया निर्यात हुआ, इतना आयात हुआ, इतना निर्यात हुआ, ठीक है। करोड़ में दिया हुआ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, कि प्रथम सेमेस्टर में कैसा रहा और उस सेकंड सेमेस्टर में कैसा रहा, ठीक है। तो जैसे कि ये मैथ का है, तो इसमें मैथ का फर्स्ट सेमेस्टर, इस फर्स्ट सेमेस्टर का होगा, ये सेकंड सेमेस्टर का होगा। तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में अगर कुछ अंक आया होगा और सेकंड सेमेस्टर में भी कुछ अंक आया होगा, तो थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पे इस प्रकार से उसको प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे इसको किया गया है, ठीक है। तो दंडालेख, दोहरा दंडालेख। और यहाँ पे अगला है आयत चित्र। तो इसमें बेसिकली आपका रिक्वायर्ड होता है वर्ग अंतराल का होना, ठीक है। वर्ग अंतराल जैसे कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जैसे 4 से अगर 8 यहाँ पे वर्ग अंतराल है, तो इसमें 8 को शामिल नहीं किया जाएगा, 4 शामिल है, इसमें 5 इसके अंतर्गत जो आएगा, 4, 5, 6 और 7 तक इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये हमने बता रखा है। तो आयत चित्र में एक आयत चित्र एक दंडालेख जैसा ही होता है, ठीक है। ये जैसे हमने पीछे देखा वही तो था, जो आंकड़ों को अंतराल में दर्शाता है, ठीक है। अंतराल में, वर्ग अंतराल में दर्शाता है। इसमें अंतरालों को संकलन दंडों द्वारा दिखाया जाता है, यानी ये जोड़ा पेयर में इसको दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे श्रमिकों की संख्या है और यहाँ पे उसकी मजदूरी है, मासिक मजदूरी, महीने की मजदूरी। तो 325 से 350 रुपया के अंतर्गत, जैसे 300 अगर 25 और 350 की बात किया जाए, तो इसके अंतर्गत 325 रुपये आएंगे, 326 इस प्रकार, 327, 328, 349 रुपये तक आएंगे, ठीक है। ये नहीं आएगा। तो उसके अंतर्गत जो मजदूरों की संख्या है इतना रुपये पाने वाले की, उसकी संख्या 30 है, ठीक है। 30 मजदूर ऐसे हैं जो इतना रुपया उसको मिलता है। तो ये हुआ आपका आयत चित्र, इसको बोलेंगे। फिर यहाँ पे 350 से 375 रुपये के अंतर्गत जो भी रुपया है उस उतना मिलता है, वो उसकी संख्या, जो मजदूरों की संख्या है वो 45 है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे सभी को दिया गया है। तो ये हमारा आयत चित्र था, जिसके लिए रिक्वायर्ड होता है वर्ग अंतराल का। ये वर्ग आपने ऊपर भी देखा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे वृत्त चित्र, यानी कि पाई चार्ट जिसको बोलते हैं, या वृत्त आलेख भी बोलते हैं। तो एक वृत्त आलेख किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वृत्त एक संपूर्ण को दर्शाता है, पूरा भाग को दर्शाता है। तो वृत्त जो सबसे पहले इसमें हम लोग जान लेंगे, इस जो वृत्त है, वृत्त का टोटली जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो कोई भी डाटा होगा तो वृत्त में कैसे दर्शाएंगे, वो परसेंटेज में भी अगर दिया होगा तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में पहले बदल लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका मद है और ये खर्च रुपए में, भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा। भोजन पे 300, इस पे 150, इस पे 90, इस पे 60 रुपये। अब इसको हमें दर्शाना होगा इस पाई चार्ट में, ठीक है। जैसे कि दर से आया हुआ है 300, तो सबसे पहले हम लोग इस सभी को जोड़ लेते हैं, ठीक है। जो जोड़ कर आएगा जो राशि, टोटल राशि, और इसका टोटल कोण से तुलना करने पर जो आएगा, और जिसका हमें सबसे पहले इसमें दर्शाने के लिए केंद्रीय कोण की आवश्यकता होता है। वृत्त में दर्शाने के लिए केंद्रीय कोण की आवश्यकता होगा, ठीक है। जैसे कि ये 300 और 150, 450 हुआ, और इसको अगर जोड़ दें 50 इसमें से लेंगे तो 500 और बचा 40, 540 और 60, 600 हुआ, ठीक है। यानी टोटल इसका 600 टोटल राशि है, और टोटल कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये ऊपर रहेगा, ये ध्यान दें। और जिसका केंद्रीय कोण निकालना होगा, जैसे भोजन का निकालना है तो इसको 300 है तो 300 से गुना करेंगे, ठीक है। अब ये 3 दूनी 600, अब 2 से डिवाइड करेंगे 360 डिग्री में तो 180 डिग्री आया, ठीक है। तो इसको 180 डिग्री यहाँ पे हम लोग इस वृत्त में पार देंगे। तो ये भोजन 180 डिग्री है, ठीक है। ये 180 डिग्री को प्रदर्शित करता है, और ये भोजन है। तो इसी प्रकार से सभी को बनाया गया। तो ये नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम लोग बता रखे हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। जाना दंडालेख, दोहरा दंडालेख और पाई चार्ट, ये सब के बारे में, आयत चित्र, ये सब जान चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे बिंदुओं की स्थिति। बेसिकली एक जो समतल होता है उस पर एक दो रेखा होता है, एक एक्स एच, एक्स बाई एच, ठीक है। तो इस पे बिंदु की स्थिति क्या है, ये सब बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल्स में। तो जो भी हम लोग विधि का निर्माण करेंगे, जैसे बिंदु की स्थिति निर्धारित करने की जो इस विधि होगा जो हम देखेंगे, उसको कार्तीय पत्ती कहते हैं। क्योंकि फ्रांस के गणितज्ञ रेने देकार्ते, ठीक है, इनका नाम याद है कि रेने देकार्ते ने ही सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग किया था,
रेने देकार्ते को नियामक ज्यामिति का जन्मदाता कहा जाता है। अतः नियामक ज्यामिति को कार्तीय ज्यामिति भी कहा जाता है, चूँकि इसका नाम से भी रिलेटेड है तो इसको कार्तीय ज्यामिति भी कहा जाता है या फिर नियामक ज्यामिति भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये कार्तीय नियामक पत्ती को समझे। तो कार्तीय नियामक पत्ती में किसी बिंदु की स्थिति प्रकट करने के लिए दो परस्पर लंब रेखाओं की ज़रूरत होती है, जिनके आधार पर समतल के किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित की जाती है। जैसे कि आप इस फिगर को अगर देखें तो यहाँ पे ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये बीच में ओ है, ठीक है। तो मान लीजिए ये बिंदु की स्थिति बताना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक लंब PL एक लंब लिए और ये PM एक लंब लिए। तो इसके लिए यहाँ पे बोल रहा है दो परस्पर लंब रेखाओं की ज़रूरत होती है, जिनके आधार पर समतल की किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित की जाती है। तो सपोज यहाँ पे P की स्थिति ज्ञात करना हो तो हमें यहाँ पे PL पता होना चाहिए और यहाँ पे OL पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक आयत का चित्र बन जाता है, ठीक है। और आयत में हमें पता है आमने सामने के जो भुजा होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो PM है, PM वो OL का इक्वल होगा और जो हमारे पास PL है, ठीक है, PL जो है वो OM का इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे P तक अगर जाना चाहें, ठीक है, वहाँ तो आप समझ लें कि किसका कौन इक्वल है। अगर P तक जाना होगा तो OL और OP ऐसे होकर जाएंगे, अर्थात इसकी जो हमें डिस्टेंस अगर पता करना हो तो OL और PL हमको जानना होगा। तो OL तो हमें पता हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे संख्या दर्शाया हुआ रहेगा 1 2 3 4, तो ये तो पता रहेगा, ठीक है। अब इसको निकालना होगा PL को, तो PL जो होगा वो OM होगा, OM जितना होगा उतना ही होगा। तो OM भी सपोज ये यहाँ पे 6 मान लेते हैं और यहाँ पे 4 मान लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जाएगा, इसमें भी 1 2 3 4 करके ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये 4 हुआ, ये बिंदु 4 को दर्शाते ये 6 को। तो P का जो स्थिति हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और 6, क्योंकि ये x अक्ष इसको बोलेंगे, इसको y अक्ष बोलेंगे, ठीक है। यानी कि PL जिस पर लंब है तो 4 है, तो 4 जो है इसको x अक्ष बोलेंगे और ये जो 6 है उसको, यानी x इसको हम लोग x नियामक बोलेंगे, इसको y नियामक बोलेंगे। और ये जो है x अक्ष है और ये y अक्ष है, यानी x अक्ष पर जो PL लंब है तो ये किस बिंदु पे है, तो 4 है, तो 4 नियामक हो गया x नियामक और 6 जो हो गया y नियामक हो गया, ठीक है। तो इसका जो स्थिति हो जाता है 4 और 6। सबसे पहले हम लोग x को लिखते हैं, उसके बाद y को। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले x आता है और फिर y आता है, तो सबसे पहले x y लिखाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब नीचे देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल इसकी स्थिति इस प्रकार से पता किया जाता है। सामने वाला जो होता है, इधर सामने वाला जो बिंदु होगा, ठीक है, ये होता है। तो ये जो होता है हमारे पास, ये जो PM देख रहे हैं वो किसकी डिस्टेंस को बताती है, ये इसको x अक्ष पे जो भी है इसको दर्शाता है PM, और जो PL है वो y को दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग नीचे देखेंगे, यहाँ लिए गए तल को कार्तीय तल कहते हैं। इसको जो तल है इसको कार्तीय तल बोलेंगे या फिर XY तल इसको बोलेंगे, ठीक है। रेखा OX को x अक्ष, रेखा OY को y अक्ष तथा बिंदु O को मूल बिंदु कहते हैं। हमने अभी देखा, इसको OX को हम लोग x अक्ष बोलेंगे और OY जो है इसको y अक्ष बोलेंगे, और ये जो बीच में O है इसको मूल बिंदु बोलेंगे, ठीक है, बीच में है मूल बिंदु बोलेंगे। x अक्ष तथा y अक्ष दोनों एक साथ नियामक अक्ष कहलाते हैं, ठीक है। x अक्ष और y अक्ष को दोनों को एक साथ में नियामक अक्ष बोलेंगे। तो ये सब आप ध्यान में रखें। x को बिंदु P का x नियामक कहते हैं, ठीक है। x को बिंदु P का, जो भी बिंदु P है तो x को बिंदु P का नियामक बोलेंगे, x नियामक बोलेंगे, और जो या फिर इसको भुज बोलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। x को बिंदु P का x नियामक बोलेंगे या फिर इसको भुज बोलेंगे, या फिर हम समझे x जो नियामक होता है उसको भुज बोलेंगे, और तथा y को y नियामक का, तथा y को y नियामक या फिर कोटि बोलेंगे, ठीक है। तो y को y नियामक भी बोलते हैं या फिर कोटि बोलेंगे, या फिर y नियामक जो होता है उसको कोटि बोलेंगे, और जो x नियामक होता है उसको भुज बोलेंगे। यानी x जो भी होगा x जगह पे उसको हम लोग x नियामक और साथ में उसको भुज बोल देंगे, और जो y होगा y नियामक उसको कोटि बोलेंगे। x और y एक साथ बिंदु P के नियामक या फिर निर्देशांक कहलाता है। जैसे हमने P की बात किया जाए तो P का जो निर्देशांक होगा x कुछ भी वहाँ पे जो भी था, जैसे 4 और 6 हमने माना था, ये तो
ये पी का निर्देशांक हुआ, यानी एक साथ इसको x बाई इस प्रकार से लिखा जाता है और ये एक निर्देशांक या फिर नियामक ये कहलाता है। इन्हें युग में भी लिखा जाता है, सबसे पहले x और फिर y, इस तरह से दोबारा इसको सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से जो हमने समझा वही यहाँ पे भी थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। दिए गए चित्र में पी का नियामक यहाँ पे 4 2 है। इस चित्र को अगर देखें तो इसका नियामक 4 2 है, क्योंकि इसकी स्थिति यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ से अगर सामने देखें तो इसमें 2 बाई है, बाई नियामक ये हुआ, ठीक है, हम बात किए थे तो बाई नियामक। और ये जो 4 है इसके सामने इधर ये 4 है, ये 4 जो है एक्स नियामक हुआ। तो हमने पढ़ा कि एक्स नियामक को भुज बोलते हैं और इसको कोटि बोलते हैं, तो वो पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। फिलहाल यहाँ पे स्थिति क्या होगा, सबसे पहले एक्स लिखा जाता है और फिर बाई लिखा जाता है, यानी 4 और 2 ये पी का निर्देशांक या फिर नियामक हुआ। हमने अभी देखा था इसको निर्देशांक एक साथ में निर्देशांक या फिर नियामक कहा जाता है, तो ये पी का निर्देशांक या फिर नियामक इसको हो गया। इसकी स्थिति यहाँ पे जो पी एल देख रहे हैं और यहाँ पे ओ और एल देख रहे हैं, ठीक है। तो ओ एल जो है हमारे पास कितना है, 4 है, ठीक। और पी एल है जो वो कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी एल जो दूरी कितना दूरी यहाँ से कितना डिस्टेंस है, 2 है, ठीक है, यानी पी एल 2 आया। और यहाँ पे ओ एल कितना है हमारे पास, 4 आया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पी एम एम पी निकाले या फिर ओ एल निकाले, दोनों इक्वल है, या फिर ये भी एक्स डिस्टेंस को दर्शाता है, अभी वही डिस्टेंस को दर्शाता है। और इसमें पी एल या फिर ओ एल दोनों इक्वल है, ठीक है। तो वही हमने पीछे देखा था, पी एल 2 है और 2 है, और यहाँ पे ओ एल 4 है। तो ये एक्स अक्ष पे है और ये आपका वाई अक्ष पे है, ठीक है। और इसको मूल बिंदु बोलते हैं, अभी नीचे देख लेंगे। तो ये आपका निर्देशांक इसको बोलेंगे, इस तरह से ये लिखाएगा। मूल बिंदु ओ का नियामक 0 0 होता है, ठीक है, 0 0 होता है, यानी इसका जो निर्देशांक होगा वो 0 0 होगा, या फिर नियामक या फिर निर्देशांक 0 0 होगा मूल बिंदु का, क्योंकि यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 1 2 3 4 5। तो एक्स अक्ष के लिए भी 0 और फिर वाई भी है जो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5। तो इसका भी 0, वाई अक्ष का भी 0 और इसका भी 0। तो एक्स अक्ष का भी 0, वाई अक्ष का भी 0 0 मूल बिंदु का निर्देशांक होगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक 0 होता है, ठीक है, और वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक जो होगा वो 0 होगा। तो सपोज ये बिंदु यहाँ पे ना होकर या अगर यहाँ पे होता तो ये कहाँ पे है, वाई अक्ष पे है। तो अगर वाई अक्ष पे है तो इसका निर्देशांक लिखना होता, तो उसका हम लोग लिखते हैं जैसे वाई तो 2 होता है और एक्स कितना होता है, क्योंकि ये तो यहाँ पे है वाई अक्ष पे है। तो हमें यहाँ पे बोला वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक अगर हमें पता करना हो तो वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इसका सामने एक्स होगा। तो एक्स यहाँ पे कितना है, जैसे एक्स अगर हम इसको देखें 0 1 2 3, ठीक है। तो इसका सामने में ये 0 इधर है, ठीक है, तो ये 0 के सामने ही आता है। और नियम भी कह रहा है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे ये वाई अक्ष पे है तो एक्स नियामक 0 होगा, ठीक है, एक्स नियामक 0 होगा। और यहाँ पे वाई है 2, ठीक है, तो इसका निर्देशांक हो जाता 0 और 2। उसी प्रकार से अगर ये एक्स अक्ष पे कहीं पे भी स्थित होता, सपोज यहाँ पे स्थित होता, तो ये तो किस अक्ष पे स्थित है, एक्स अक्ष पे। हमें यहाँ पे देख रहे हैं एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक जो होगा वो 0 होगा। तो इसका निर्देशांक होता है, ये तो 5 है एक्स, तो 5, और एक्स अक्ष पे वाई जो नियामक होता है वो 0, क्योंकि इसके सामने ये तो एक्स, ठीक है, लेकिन वाई हमारा इधर होगा, इधर ऐसे ऐसे लंबत होता है इधर, जैसे कि इसको हमने इधर देखा तो वाई इधर देखेंगे तो 0 ही तो है। यहाँ पे वाई भी 0 है और एक्स भी 0 होता है, ठीक है। तो ये वाई इधर पे 0 है। और नियम भी है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक 0 होता है। तो इस प्रकार से होगा, जबकि भी एक्स अक्ष पे स्थित रहेगा तो जिस पे स्थित है वो एक्स हुआ 4 और वाई नियामक 0 होता है, ठीक। तो ऐसे होगा, अगर वाई अक्ष पे स्थित रहेगा तो एक्स नियामक 0 होगा। अब हम थोड़ा सा फिर से इसको रिवीजन करते हैं। तो समतल में किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए परस्पर 2 लंब रेखाओं को खींचा जाता है, जैसे कि हमने देखा, ठीक है, जिन्हें एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष कहते हैं। एक को एक्स अक्ष कहते हैं, एक को वाई अक्ष कहते हैं, तथा इन्हें प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो एक्चुअली में इस तरह से खींचा जाता है, इस तरह से, ठीक है। इसके जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट किए थे। और ये एक्स अक्ष होता है और इसको हम लोग, ये भी एक्स है,
अक्ष है, लेकिन इसको एक्स डैश भी बोलते हैं। ये टोटली बाई अक्ष है, इसको बाई बोलेंगे, इसको बाई डैश बोलेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस साइड वाले प्लस में होगा, इस साइड वाले जो भी होगा प्लस में होगा, और इस साइड वाले जो भी होगा वो माइनस में होगा, एक्स डैश जो है। उसी प्रकार से बाई जो है वो प्लस में होगा, जो भी अंक होगा इधर माइनस में होगा। क्योंकि हमने संख्या रेखा भी देखा होगा, तो जीरो के बाद जो भी होता है प्लस में होता है, जीरो के पहले माइनस में होता है, ठीक है। उसी प्रकार से ऊपर प्लस में होता है और नीचे माइनस में होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो इनके प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। जिस समतल पर ये दोनों अक्ष स्थित हैं, ठीक है, जिस समतल पे, उसे हम लोग कार्तीय समतल कहा जाता है। किसी बिंदु का निर्देशांक उस बिंदु का एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से परस्पर दूरी है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था अभी, किसी बिंदु का जो दो निर्देशांक क्या है, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से परस्पर दूरी है। जैसे कि हमने ये बिंदु था, तो ये एक्स अक्ष से कितना दूरी है, एक्स अक्ष से कितना दूरी है, ठीक है, और वाई अक्ष से कितना दूरी है, यही तो इसका निर्देशांक था। जैसे कि यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो ये 6 और 4 होगा। तो ये एक्स अक्ष से कितना दूरी है, 6, और एक्स अक्ष से कितना दूरी है, 6 का, और वाई अक्ष से कितना दूरी है इसका, यहाँ पे 6 का दूरी है ना, और वाई अक्ष से कितना दूरी है, 4 का, ठीक है। यहाँ पे 4 इसका दूरी हुआ, इधर 6 इसका दूरी हुआ, ठीक है। तो निर्देशांक उसकी वो दूरी होता है। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष समतल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं तथा प्रत्येक भाग को एक चतुर्थांश कहते हैं। तो एक्स अक्ष जैसे कि हमने अभी देखा था, तो ये हमारा एक्स अक्ष हुआ और ये वाई अक्ष हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए संख्या रेखा किस प्रकार से होता है। संख्या रेखा जो होता है हमारे पास इस प्रकार से होता है, बीच में 0 होता है और इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे एक संख्या रेखा हुआ, इधर माइनस में रहेगा जो भी डाटा। अब हमने जो उधर भी देखा फिगर इस प्रकार से था, तो चूँकि यहाँ पे जो भी मान था वो प्लस में था, माइनस में होता तो हमें इधर भी पारना होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो -1 -2 -3 होता, तो हम लोग इस प्रकार से पारेंगे, ठीक है। उधर ज़रूरत नहीं था इसलिए उस प्रकार से था उधर पारा हुआ, ठीक है। तो और ऊपर प्लस में नीचे माइनस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से है, बीच में वो है, इसको मूल बिंदु बोलेंगे, इसको एक्स अक्ष बोलेंगे और इसको वाई अक्ष बोलेंगे। और ये जो है प्रत्येक भाग को एक चतुर्थांश कहते हैं, 4 भाग में बढ़ता है। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे, इसको द्वितीय, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसका हम चिन्ह की बात किया जाए, चूँकि बाकी सब कुछ हम जानते हैं, जो भी हमने जाना, एक्स नियामक को भुज और वाई नियामक को कोटि, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग जान चुके हैं। अब इसका हम लोग चिन्ह की बात किया जाए तो प्रथम चतुर्थांश में क्या चिन्ह होता है, तो हमें पता है सबसे पहले एक्स और फिर वाई लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक्स के चिन्ह को देखेंगे, फिर वाई को देखेंगे। तो प्रथम चतुर्थांश का अगर चिन्ह की बात किया जाए तो सबसे पहले एक्स इधर क्या प्लस में, इधर 0 का इधर तो प्लस में होता है, तो इधर प्लस, और उसके बाद वाई भी ऊपर है तो ऊपर भी प्लस की ओर होता है, तो ये भी प्लस में है, यानी एक्स और वाई पहले लिखाएंगे, यानी प्लस और प्लस। तो इसका प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो प्लस प्लस होगा। उसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश में अगर हम देखें तो द्वितीय चतुर्थांश इधर 0 का इधर में है, ठीक है। तो ये माइनस में होता है, तो एक्स इधर माइनस में है और वाई इसमें देखेंगे तो प्लस में है, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसका जो चिन्ह होगा सबसे पहले एक्स को देखेंगे तो एक्स माइनस में है, उसके बाद वाई प्लस में, तो इसका चिन्ह जो होगा माइनस प्लस होगा, ठीक है। इस आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ये 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है इस चैप्टर को, इसलिए इसको ध्यान से देखें। तृतीय चतुर्थ में आपका चिन्ह की बात किया जाएगा तो इसमें देखिए तृतीय चतुर्थ में इसको, तो इसमें सबसे पहले एक्स माइनस में है तो माइनस, और वाई इधर माइनस में, वाई भी माइनस में है तो माइनस माइनस, इसका जो चिन्ह होगा माइनस माइनस होगा। उसी प्रकार चतुर्थ में देखें तो इसको तो सबसे पहले एक्स को देखेंगे तो एक्स प्लस में है, उसके बाद वाई माइनस में है, ठीक है। इस प्रकार से चिन्ह हो गया। अब इसका थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं, सामने ये प्लस प्लस में है तो इधर सामने माइनस माइनस में, ये माइनस प्लस में है तो इधर प्लस माइनस में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किस भी तरीके से आप याद रख सकते हैं, वैसे समझ लेने पर ये काफ़ी ईजी है, ठीक है। आप आँख मूंद कर इस फिगर को दिमाग में हटा लें और आँख मूंद कर इसको बता पाएंगे। प्रत्येक चतुर्थांश में एक्स तथा वाई निर्देशांकों के चिन्ह इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि हमने देखा एक्स निर्देशांक के चिन्ह, वाई निर्देशांक के चिन्ह। प्रथम चतुर्थ में आपका एक्स भी प्लस में था और वाई भी प्लस में था। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स माइनस में था, यानी एक्स डैश था वो, और ये प्लस में था वाई। तृतीय चतुर्थ में हमारे पास
एक्स माइनस में था और बाई भी माइनस में था, तो बाई डैश एक्स डैश था। चतुर्थ चतुर्थांश में आपका ये हो तो एक्स तो प्लस में था लेकिन बाई डैश था, बाई माइनस में था, ठीक है। इस प्रकार से ये चिन्ह होता है। अब हम लोग समझेंगे मुक्त चर और आश्रित चर, तो इसको समझ लें, एग्जाम्पल से समझ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे बाई बराबर 3x + 2 है, तो इसमें हम लोग देख पा रहे होंगे बाई का जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड करता है। वो कैसे? क्योंकि x का मान हम अपने मन से कुछ भी रखेंगे, ठीक है, ये स्वतंत्र है, इस पर हम कुछ भी रख सकते हैं, तो ये बाई का मान बदल जाएगा। जैसे अगर हम लोग x के जगह पे 2 रखेंगे तो बाई बराबर 3 और गुना में x था, तो x की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो आपका वैल्यू 3 दूनी 6 2 8 हो गया, बाई का मान 8 हो गया। वहीं अगर x के जगह पे हम कुछ और ले लेते तो वैल्यू कुछ और है, जैसे अगर हम 4 ले लें तो बाई बराबर 3 गुना x की जगह पे 4 ले लें तो इसका 4 तिया 12 2 14, यानी बाई बराबर 14 हो गया, ठीक है। तो इसका मान जो है वो x पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है मुक्त चर है, मुक्त है, इसको ये स्वतंत्र है, इसको हम लोग अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बाई x पे डिपेंड करता है, तो ये आश्रित चर हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे समझे अगर बिजली का इस्तेमाल और मूल्य, तो बिजली अगर हम लोग 1 इकाई यूज किए, इस्तेमाल किए, तो उसका जो भी मूल्य होगा, ठीक है, वो रुपए में होगा, कुछ भी होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा करेंगे तो इसका मूल्य भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये x जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं है, ये किसी पे डिपेंड नहीं, बिजली का इस्तेमाल जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन मूल्य जो है वो बिजली पे डिपेंड है। जितना हम लोग ज़्यादा बिजली यूज करेंगे उतना जो रुपया हुआ मूल्य होगा वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो रुपया जो है वो इस पे डिपेंड है। यहाँ पे ये मुक्त चर हुआ, ये आश्रित चर हुआ। इसी प्रकार से किसी भी वस्तु का मूल्य अगर हम देखें तो किसी वस्तु का मूल्य, जैसे 2 वस्तु का मूल्य अगर 8 रुपया है, ठीक है, तो 4 वस्तु का मूल्य हो जाएगा 832 रुपये। तो यहाँ पे जो वस्तु की जो क्वांटिटी है, 2 वस्तु 4 वस्तु, ये आश्रित नहीं है, ये मुक्त है, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है मूल्य, तो यहाँ पे ये आश्रित होगा। और इस तरीके का जो हम लोग ग्राफ देखेंगे वो लीनियर होगा, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से होगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा, एक ही दिशा में सरल होगा, ये लीनियर। इसका जो भी हम लोग ग्राफ देखेंगे वो लीनियर आएगा इस प्रकार से। जैसे कि अगर इसको हम लोग देख लेते हैं, अभी रेखा और या फिर रैखिक आलेख के बारे में हम लोग जानेंगे, तो रेखा या रैखिक आलेख के बारे में जानेंगे तो इसको हम लोग इससे पहले ये समझ लेते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा मुक्त चर और आश्रित चर, इसको अगर हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर बनेगा, रैखिक। एक वस्तु का यहाँ पे दाम देखें, अगर 2 रुपया है तो 2 वस्तु का दाम 4 रुपया होगा और 3 वस्तु का दाम 6 रुपया होगा। इसी तरह से और भी 8 वस्तु का दाम ले सकते हैं, 12 वस्तु 16, कुछ भी विभिन्न वस्तु यहाँ पे लेंगे, लेकिन आपका इसके बीच में कुछ कांस्टेंट दिखेगा। 1/2 है, इसमें भी 2 दूनी 4 काटेंगे तो 1/2 आएगा, 3 दूनी 6 काटेंगे तो इधर 1 इधर 2 ही रहेगा, तो इसमें कुछ कांस्टेंट आता है। तो उसी प्रकार से अगर इसका हम लोग ग्राफ देखें, जैसे ऊपर जो हमने इसका निकाले, इसका अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ इसका इस प्रकार से जाएगा। जो भी हम निर्देशांक पढ़े, तो एक वस्तु इधर वस्तु हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6, इधर 6 तक हमने बराबर दूरी पे इसको लिखा जाता है, बट इसको हाथ से पा रहे हैं तो ऐसा है। तो एक वस्तु का दाम 2 रुपया, ठीक है, इसको 2 और 1 के सामने इस प्रकार से लिखा। 2 वस्तु का दाम 4 रुपया और 3 वस्तु का दाम 6 रुपया, और भी होता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं ऊपर है, इस प्रकार से जाता है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा इस प्रकार से सोझा है, इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक ग्राफ या फिर लीनियर ग्राफ। और जो आपका रेखा होता है, ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप बगल में, तो इसका जो है वैल्यू, इसका तो कांस्टेंट आ रहा है वैल्यू, ठीक है। जैसे कि हम अपने ऊपर भी काट के देखा, कांस्टेंट 1/2 1/2 1/2 है, लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं आता है, इसमें मान बदला रहेगा, ठीक है। इसमें 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा, तो ये रेखा से मिलकर बना है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग लाइन ग्राफ या फिर रेखा ग्राफ बोलते हैं। देखिए इस प्रकार से 2 ग्राफ मिलने पर ये बनता है, इसका नियम पढ़ेंगे तो ये होता है आपका रेखा और ये होता है रैखिक ग्राफ, ये रेखा ग्राफ हुआ। इसमें जो भी मान आएगा वो हमेशा बदल कर आएगा। जैसे विभिन्न समय में तापमान अगर देखेंगे तो कभी कुछ डिग्री होगा, कभी कुछ डिग्री, फिर कुछ डिग्री घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, फिर घट सकता है, फिर बढ़ भी सकता है, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो इसमें बदल कर मान आता है, लेकिन इसमें आपका कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा मेनली रूप था आपका रेखा और रैखिक आलेख के बारे में। तो ये हो गया रैखिक आलेख और ये हो गया रेखा आलेख, ठीक है। और जो भी हमने मुक्त चर आश्रित चर पढ़ा, इससे जो भी हमें ऐसा अगर राशि को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में तो इसका रैखिक ग्राफ बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चल मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।